नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं कवर करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मैं वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूँगा। मैं बता दूँ आपको शुरू करने से पहले, ये जो मेरा ये सीरीज है ना, ये कंटिन्यू रहेगा। इस महीने पूरा ये हिस्ट्री का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊँगा। इसमें जो है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम्स में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको मैं सेलेक्ट किया हूँ, उसी को डिस्क्राइब करूँगा इस पूरे महीने तक। हमारा इस महीने चल रहा है ना वीडियो का टारगेट, सॉरी, जियोग्राफी का टारगेट चल रहा है ना, ये नवंबर मंथ जियोग्राफी मंथ है ना, जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो हम इस मंथ में जियोग्राफी पढ़ेंगे और आप भी जियोग्राफी पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अगले मंथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जियोग्राफी का, ठीक है। पूरा अगले मंथ पूरा जियोग्राफी का मंथ होगा, इस क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मंथ होगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना लेट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, क्वेश्चन एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये कब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना, 1885 में, उसी के बाद की। ये नरम दल और गरम दल से संबंधित है, यानी कि 1905 से के आसपास का समय है, ठीक है, जब नरम दल और गरम दल दोनों, ठीक है, अपने चरम पे थे। चलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरमपंथियों और गरमपंथियों दोनों का मानना था कि जनता राजनीतिक कार्यों में सहभागिता हेतु तैयार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, बिंदु है ना, कौन सा? नरमपंथियों और गरमपंथियों दोनों का मानना था कि जनता राजनीतिक कार्यों में सहभागिता हेतु तैयार नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, पहले हम पूरे बिंदु को पढ़ लेते हैं। गरमपंथियों के विपरीत नरमपंथियों ने केवल संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के अनुरूप है। अब देखिए इन तीनों बिंदुओं के आधार पर ना, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना है, ओके। चलिए हम एक के बाद एक जो ये ऑप्शन है ना, सबको एलिमिनेट करेंगे और सही आंसर चुनेंगे। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों का मानना था कि जनता राजनीतिक कार्यों में सहभागिता हेतु तैयार नहीं है। देखिए जो नरमपंथी है ना, कौन थे बताओ? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है ना। ये लोग किसी नरम दल से थे, ठीक है। इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स का जो था ना, उनके साथ ये लोग सहभागिता में क्या करते थे, उनका सहयोग करते थे, ओके, उनमें उसमें विश्वास रखते थे। जबकि गर्मपंथी जो थे ना, वो सहभागिता में साथ नहीं देते थे, वो डायरेक्ट जनता को क्या आंदोलनों से जोड़ना चाहते थे। जबकि नरमपंथी जनता को राजनीतिक आंदोलनों से नहीं, जबकि जो उस समय के थे ना, जो बड़े धनाढ़ लोग थे, उन लोगों को क्या करते थे, बोलते थे कि मतलब जैसे बुद्धिजीवी वर्ग, वो अपना आंदोलन बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे नरमपंथी। डायरेक्ट जनता को क्या राजनीतिक रूप से वो शिक्षित नहीं मानते थे, वो इसलिए जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जबकि गर्मपंथियों ने जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जनता तक। जैसे असहयोग आंदोलन चला था ना 1907 में, असहयोग आंदोलन में डायरेक्ट जनता उसमें सहभागिता निभाई, जी बहिष्कार किया गया, ठीक है, असहयोग बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक है, ये सब किया गया ना। जो पदवी थे और वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया, इन सबों का बहिष्कार किया गया। इन सब बहिष्कार, इस पे प्रभाव किसका था? गर्मपंथियों का था। अच्छा चलिए, गर्मपंथी नेता कौन थे? लाल बाल पाल, याद है ना आपको? लाल बाल पाल, लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी, लाला लाजपत राय, और बाल बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल पाल, ठीक है। ये 3 लोग थे जो गर्मपंथी से बिलोंग करते थे, गर्मपंथी विचारधारा से बिलोंग करते थे। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम कहना ये चाहते थे, मतलब जो नरमपंथी थी वो जनता को राजनीतिक रूप से तैयार नहीं समझती थी, नहीं मानती थी, इसलिए वो जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। जब गर्मपंथी थे ना, वो मानते थे कि जनता राजनीतिक रूप से जो आंदोलन है उसमें जनता अहम भूमिका निभा सकती है, ठीक है। इसलिए वो गर्मपंथी जनता को इन्वॉल्व करना चाहते थे किसी राजनीतिक गतिविधियों में, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट गलत, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा ठीक है, एक एक तो गलत है। एक के आधार पर हम कितने इसमें क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं? ये एक बार देख लेते हैं ना, क्या हमें क्या करना है, सही चेक करना है, सही, ठीक है। तो पहला क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक है। दूसरा, दूसरा जो है ना, इसमें 2 है केवल, इसे चेक करेंगे। सी नहीं, डी
यस, डी में इसमें पहला गलत है जब, तो इसमें ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट। इसी में जो ऑप्शन वो है ना, ये नरमपंथियों के विपरीत, ये गलत हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है ये। गर्मपंथियों के विपरीत नरमपंथियों ने केवल संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। हमने अभी डिस्कस किया इसमें, क्या जो वो थे ना नरमपंथी, वो संवैधानिक रूप से चाहते थे। ठीक है, अब जो थे संवैधानिक रूप से चाहते थे कि ब्रिटिशर से सहयोग मिले, जबकि जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। इस आधार पे हमारे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, सही है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? सही है, केवल 3। अच्छा, अब इस आधार पे हम प्रश्न को एलिमिनेट करें तो केवल सी में है, 2 सा तो इसे गलत हो जाएगा। सॉरी, ये 2 है ना, तो केवल 2 इसमें है, ये नहीं है। हम इस पे आ जाएंगे। हमें तीसरा ऑप्शन हमें पता हो या ना पता हो, हम इस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, देखिए अब हम तभी चेक कर ले रहे हैं ना तीसरा मेथड, तीसरा ये ऑप्शन। ठीक है, नरमपंथियों और गर्मपंथी दोनों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के अनुरूप है। नहीं, गर्मपंथी नहीं मानते थे। ठीक है, इस आधार पे हमारा ये तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत। ओके, चलिए तो हमारा हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, ये लोग किससे बिलोंग करते थे? नरमपंथी विचारधारा से बिलोंग करते थे। देखिए उस समय ये डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है, लाल बाल पाल। ठीक है, जो लाल बाल पाल थे किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्मपंथी थे ना। ऐसे ऑप्शन में 4 नाम दिया रहेगा, 4 नाम दिया रहेगा, चारों नाम में से हमें चूज करना होगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। इस आधार नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों का। ठीक है, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या होता? अलगाव हो गया था ना, दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक है, गर्मपंथी हुए थे ना लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, गर्मपंथियों का अलग से, उनका कांग्रेस से थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, जबकि नरमपंथी फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। हमारा इसलिए ये हमारा कौन सही हो गया? ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वावेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त कार्यकारी, ये समय पता है कब का चल रहा है? आज़ादी का समय चल रहा है ना, 1946, 1946। ठीक है, याद रखना इसे। वावेल योजना, ठीक है ना, वावेल योजना के बाद शायद ठीक है, वावेल योजना, इसके बाद वो आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अभी देखते हैं। गवर्नर जनरल तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। अभी देखते हैं इसको। इस योजना ने मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को धर्म के आधार पर 3 अलग अलग वर्गों में बांट दिया। देखना ना, इसे याद रखना, किसके आधार पे? धर्म के आधार पे ना। हम इसे भी डिस्कस करेंगे। गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकार वीटो का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श पर करना था। सबसे पहले हम वावेल योजना के बारे में बात करते हैं ना। देखिए वावेल योजना तो जो था 1945 में, कहाँ पे? शिमला में हुआ था। शिमला कहाँ की राजधानी बताओ? हिमाचल प्रदेश की राजधानी ना शिमला। इसका हिमाचल प्रदेश, याद रखना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। 1945 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन को वावेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वावेल है ना, ये भारत के वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय थे भारत के, वावेल। ठीक है, लॉर्ड वावेल क्या थे? वायसराय थे। याद रखना इसे, वायसराय थे। अब मैं कहाँ से कहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ, जितने मेरा सीरीज है ना, ये लगभग 5वां वीडियो है। ये 5वां वीडियो में मैं अभी कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के आज़ादी तक, इसी के बीच में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक क्रोनोलॉजी है। ठीक है, इस क्रोनोलॉजी में ये समझना कि कौन, मैं जितना भी योजना डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये उसमें कौन वायसराय हैं, याद रखना, ये मैचिंग करने के लिए आ जाता है। तो वावेल योजना के समय वायसराय कौन थे? वावेल थे। अच्छा, इसी को अगर अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे शिमला समझौता के समय कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड वावेल थे। इसे याद रखना। ठीक,
देखिए 1945 में शिमला शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी में यह समझौता हुआ। ठीक है, इस समझौता इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वावेल थे। अच्छा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य ना भारतीयों स्वशासन हेतु तैयार है कि नहीं पता लगाना था। भारतीय अपना शासन खुद चला लेंगे कि नहीं चला लेंगे, उन्हें उन्हें जो संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, अगर दिया भी जाए तो कैसे दिया जाए। ठीक है, क्या उनमें एकता है, वो अपने देश को पूरा चला सकते हैं मिलाकर। इसी पे वो योजना बना रहे थे, मतलब कैसे उनको ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, जबकि देखिए इस योजना के मूल में ना ये पॉइंट था, वायसराय की कार्यकारिणी में ना क्या किया जाए, केवल गवर्नर जनरल, सैन्य प्रमुख, कौन? गवर्नर जनरल। देखिए ये पॉइंट इस योजना का क्या था, प्रस्ताव में क्या था, हम प्रस्ताव पे डिस्कस करेंगे ना। प्रस्ताव क्या था? पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में क्या किया जाए, केवल गवर्नर जनरल प्लस सैन्य प्रमुख। सैन्य प्रमुख को ही रखा जाए। ठीक है, कौन? ब्रिटिशर्स हो। इसके अलावा अन्य सभी को क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए। ठीक है, अन्य सभी का प्रतिनिधित्व किसको दिया जाए? भारतीयों को दिया जाए। ठीक है, वो अपना चलाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो था, जो प्रांत थे ना उसमें, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, उन सबों का कैटेगरी ABC में डिवाइड नहीं था। ठीक है, ये कौन सा अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया, किसके आधार पर? सॉरी, इस योजना ने मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को धर्म के आधार पर 3 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। यस, धर्म के आधार पर 3 अलग अलग बांटों में बांट दिया। नो, ठीक है, ये जो बांटने का कार्य है ना, ये धर्म के आधार पर तीनों को बांटा गया। ये किया गया था हिंदू, मुस्लिम, दलित वर्ग, सिख और संतुलित प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग को आबादी के अनुसार 25% दिया गया। ठीक है, इसमें जो बोला गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो दलित वर्ग है ना, इन सभी को एक संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाए। किसमें दिया जाए बताओ? चुनाव में। ठीक है, और यहाँ को जो संविधान निर्माण किया जाएगा ना, उसमें अलग अलग सबका प्रतिनिधित्व, एक संतुलित प्रतिनिधित्व देने का क्या किया गया, निश्चय किया गया इसमें। ठीक है, और किसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित। ठीक है, इन तीनों को क्या किया जाए, अलग अलग संतुलित रूप से इनको रखना चाहते थे वो लोग। ठीक है, और इसमें बोला गया कि गवर्नर जनरल का जो था ना, वीटो पावर था। कौन सा? ये तो भूलना नहीं, वीटो पावर, विशेषाधिकार, वीटो पावर ना। गवर्नर जनरल के वीटो पावर को क्या किया गया, जारी रखा गया। और इसको ये बोला गया कि मतलब वो मंत्रियों के मतलब कम से कम इस वीटो पावर का वो यूज करेंगे। कौन? कम से कम उस वीटो पावर का यूज करेंगे। कौन? ये गवर्नर जनरल, वायसराय अपना जो वीटो पावर है ना, कम से कम यूज करेंगे और मंत्रियों की सलाह पे यूज करेंगे। ठीक है, मंत्रियों की सलाह पे यूज करेंगे। इस वीटो पावर के कुछ याद आया बताओ? इस समय जो ना द्वितीय वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हो गई है। ठीक है, जर्मनी की हार हो गई थी और इसमें जापान भी हार गया था। इसी समय हमारे वो सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए थे उस जहाज़ से। ठीक है, इस जहाज़ से वो लापता हो गए, तो उनके वो जो सैन्य कमांडर थे, शाहनवाज और शाहनवाज और गिल, ये इन दोनों क्या किया, इन लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी ना, फांसी की सज़ा हो गई थी। उसमें जो भारत में एक लहर दौड़ गया था कि राष्ट्रीयता की, मतलब इन लोगों को छोड़ा जाए। सभी पार्टियां मतलब इनका समर्थन कर रही थी कि इनका शाहनवाज और गिल और ढिल्लो, इन तीनों लोग क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे कि इनको फांसी ना दिया जाए। इसी विशेषाधिकार, इसी वीटो पावर का प्रयोग करके किसने, लॉर्ड वावेल ने, इसी विशेषाधिकार का प्रयोग करके लॉर्ड वावेल ने उनकी फांसी की सज़ा को क्या किया, माफ़ किया। ठीक है, तो याद रखना ये कौन सा, इसी वीटो पावर का प्रयोग करके लॉर्ड वावेल ने ही उनको माफ़ किया था, फांसी की सज़ा का क्या कहता है, प्रावधान को माफ़ किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, किस अधिकार को मंत्रियों के प्रमाण, तो हमारे हिसाब से सही हो गया, हमने जो डिस्कस किया उस आधार पर ये तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। और इसमें जो आया था ना ये प्रस्ताव, इसमें एक और प्रावधान था, क्या था बताओ? जो संविधान निर्माण पे ना, संविधान का निर्माण है वो क्या कहते हैं,
1927 में ना कौन साइमन कमीशन आया था, देखने आया था भारतीय जो है ना संविधान बनाने के योग्य हैं कि नहीं। वो जो उसमें एक मंशा जाहिर किया गया था कि फ्यूचर में उन्हें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी, संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, मतलब उसमें कोई डेट का मेंशन नहीं था। उसी उसी संभावना को आगे जारी रखा गया। इसमें कहा मतलब इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि मतलब भारत को कब संविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। ओके, तो ये याद रखना ना। दूसरा, जो रक्षा मंत्रालय ना, रक्षा मंत्रालय, विदेश विभाग, ये क्या किया जाए, भारतीयों को स्थानांतरित किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, भारतीयों को स्थानांतरित किया जाए, सॉरी, विदेश विभाग को ना भारतीयों को स्थानांतरित किया जाए। रक्षा मंत्रालय अभी कब तक, आज़ादी के समय तक, जब तक भारत को आज़ादी नहीं दिया जाता है उस तब तक के लिए रक्षा मंत्रालय वहाँ पे ब्रिटिशर्स ही रहे, ठीक है, ये प्रावधान था, वही सुरक्षा करे किसका, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का, ठीक, तो ये याद रखना, ठीक। विदेश विभाग स्थानांतरित कर दिया जाए भारतीयों को, और जो था रक्षा मामला था वो अभी ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रखा जाए, ठीक, ये याद रखना। रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग कौन सा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, एक मिनट स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, देखो, रक्षा मंत्रालय प्लस विदेश विभाग, बोला गया कि रक्षा मंत्रालय था ना उसको अभी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रखा जाए, किसके, ब्रिटिशर्स के हाथ में, और विदेश विभाग का क्या किया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है, इसका जो शासन योग्य, किसको, योग्य व्यक्तियों को हाथ में ना स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जाए योग्य भारतीयों के हाथ में। ओके, अब देखिए, तो इस आधार पे हमारे तीसरा तो सही हो गया, विशेषाधिकार का मंत्रियों के परामर्श से होगा। अगर तीसरा 100% सही है तो तीसरा के आधार पे हम तीनों में है ना, इसमें नहीं है, इसको गलत कर सकते हैं। यस, हमें क्या चुनना है, ये विशेष रूप से याद रखना है, हमें सही चुनना है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें तीन है ही नहीं। दूसरा, इस योजना ने मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को धर्म के आधार पर 3 वर्गों अलग अलग प्रांतों में बांटा था। नहीं यार, ये नहीं किया था, प्रांतीय विधान की 3 खंड ABC जो था आगे, इसके आगे डिवाइड किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना में। किसमें किया गया था बताओ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना में किया था ना, क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन में किया गया था या लॉर्ड माउंटबेटन योजना में। अगर आपको याद हो ना कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कन्फ्यूज हूँ इसमें लॉर्ड माउंटबेटन या कैबिनेट मिशन। हालांकि मैं कैबिनेट मिशन पे चूज करूँगा, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन आया था ना उसमें, उसने क्या किया, भारतीय प्रांतों को क्या किया, ABC 3 कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किसमें, ADC 3 कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए फिर से देखना, यहाँ पे लिखता हूँ ना, ABC, ए में किसका क्या, हिंदू बहुल प्रांत थे ना, संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र, इन सभी को क्या किया, हिंदू बहुल प्रांतों में भी डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके धर्म के आधार पर डाटा विभाजित किया था, कौन, कैबिनेट मिशन, हिंदू, याद रखना इसे, ठीक, हिंदू। और ये बी जो था ना, मुस्लिम प्रांत था, कौन था बताओ, मुस्लिम प्रांत कौन कौन था बताओ, सिंध, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक है ना, याद रखना, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, यानी कि राजस्थान से बगल में सटे हुए, ठीक है, उस वाले रीजन को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बोला गया, ठीक है, उसको क्या किया गया, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र मान लिया गया, ठीक है, ये हो गया। बंगाल भी इसी में था ना, नो, सी वाले कैटेगरी में आ जाएगा बंगाल और असम, सी वाले कैटेगरी में आ जाएगा बंगाल और असम। मैं इसको कहाँ लिखूँ, इधर लिख दे रहा हूँ ना, बंगाल प्लस असम, इसी में रखा गया ना, ठीक। और ये हो गया बी में मुस्लिम प्रांत होंगे, जैसे बलूचिस्तान वाला रीजन, ठीक है, सिंध प्रोविंस, ठीक है, और संयुक्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, ये हो गया। तो यानी ABC किस में बांटा गया था, कैबिनेट मिशन में, किसमें, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। तो इसलिए हमारे क्या हो गया, ये वाला दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, तो बाद में बांटा गया ना, इसे पहले ही दे दिया, तो दूसरा गलत हो गया। अब दूसरा के आधार पे हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। हाँ देखो, तीसरा तो सही है, ये तो गलत हो गया, हमें दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, इसके आधार पे हम एलिमिनेट करेंगे। दूसरा
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर देखो, अगर हम डायरेक्ट दूसरा ऑप्शन चेक किए होते ना, तो ये जो तीन ऑप्शन है ना, ये 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 इन तीनों को हम एलिमिनेट कर सकते थे एकदम आसानी से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, याद रखना ये कौन सा चल रहा है? वावेल योजना चल रहा है, ठीक है। वावेल योजना के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना 1945 का समय है, ठीक। इसी समय क्या था? कैबिनेट मिशन आया था, बोलोगे नहीं ना? कैबिनेट मिशन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया क्या? सी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित संगठनों में से किस से संबंधित थे? भारतीय सॉरी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लेबर स्वराज पार्टी, इंडियन लीजन। एक बात बताऊं, अगर देखोगे ना, अगर एक बार भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, कब? सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड अगर ये पढ़ोगे ना, तो ये वाला ऑप्शन देखते ही कर सकते थे सही। क्यों? जब जो थे ना, जब सुभाष चंद्र बोस जब भारत से चुपके से अफगानिस्तान के रास्ते गए थे ना, कहाँ? जर्मनी गए थे ना, जर्मनी में हिटलर से मिलने। तो हिटलर में क्या था, जर्मनी ने बहुत सारे सैनिकों को जो साउथ अफ्रीका में लड़े थे, दक्षिणी अफ्रीका में लड़े थे, किससे? ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़े थे, ठीक है। वो बहुत सारे सैनिकों को क्या कहता, जर्मनी ने क्या कहता, उनको कैद कर रखा था, उनको कैद करके रखा, वहाँ पे रखा हुआ था। उन कैदियों को मिला करके, यानी वो हिटलर से सहयोग लेकर के, उस सहमति से उन कैदियों को मिला करके एक एक फौज बनाया। उसे क्या नाम दिया? इंडियन लीजन्स, इंडियन लीजन। इन्हीं इन्हीं सैनिकों को बाद में वहाँ से जापान के रास्ते, सिंगापुर से रास्ते होके म्यांमार में लाया गया ना, यहाँ पे लाया गया, और उन्हीं को आज़ाद हिंद फौज के रूप में सम्मिलित करके, संगठित करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन किया। ओके, ये याद रखना, ठीक है। तो इंडियन लीजेंड्स, अगर मान लो चौथा सही है, तो हम तो इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से, बस एक एलिमिनेट हो पा रहा ना। अगर मान लो अगर चौथा गलत हो जाता, हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, अगर मान लो चौथा गलत हो जाता, तो हम इस ऑप्शन को सही कर देते ना, क्योंकि इसी ऑप्शन में नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर राइट। ओके, देखिए अब एक और, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बंगाल में थे ना उस समय, उन्होंने इस संस्था से मिल करके ना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। देखिए कि को प्रोत्साहन दिया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को क्या किया? प्रोत्साहन दिया, ठीक है। इसी से यानी कि ये प्रोत्साहन दिया, उसे जुड़े हुए थे, ठीक है। किसने संबंधित है, तो इन्होंने क्या किया था? इसको प्रोत्साहन दिया था, इससे संबंधित है, हमें स्थापना पूछा नहीं है, ठीक है। इसे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का क्या करते थे? असहयोग आंदोलन चला था ना, सॉरी असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भी जितने भी आंदोलन थे ना, उन सभी आंदोलनों में क्या किया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो उसको सम्मिलित रूप से उसका सही संगठन को क्या कहते हैं? प्रोत्साहन किए थे, और उसका यूज किए थे किसमें? फ्रीडम फाइटिंग में किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स, उनसे खिलाफ किए थे ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अब देखो, ये याद रखना, ये पहला और चौथा सही है। अगर इस आधार पे हम करना चाहें तो पहला चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी एलिमिनेट ना। दूसरा, सुभाष ये देखो, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा? बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया। देखो, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे ना इसके, याद रखना इसको, संस्थापक कौन थे? 1939। अच्छा बताओ, 1939 में सुन के कुछ याद आया? बताओ, कुछ याद आया? देखो 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन, इसी समय हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। और 1938 ना, 1938 में क्या हुआ था? इसके वजह से 1938 हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सॉरी
हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में क्या 1938 में क्या होता है, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। पिछली बार यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में डायरेक्टली यही पूछा था कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसमें से एक ऑप्शन त्रिपुरी भी था। ओके, याद रखना, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक नाम इसमें से भी रहेगा, उसे पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इसमें से किसकी अध्यक्षता की थी, तो हम इसमें से डायरेक्टली पूछ कर सकते हैं ना। हालांकि इसी समय त्रिपुरी जो ना त्रिपुरी में क्या हुआ था, विवाद हो गया था। कौन सा विवाद, गांधी जी हार गए थे, ठीक है ना। चिदम्बरम पिल्लई को बोले थे कि चिदम्बरम पिल्लई थे ना, हाँ, चिदम्बरम पिल्लई को बोले थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो चिदम्बरम पिल्लई उसमें जीत नहीं पाए। कौन थे, मतलब समर्थन नहीं हासिल कर पाए, चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, याद रखना। चिदम्बरम, तमिलनाडु होंगे ना, नाम वैसा ही लग रहा है, चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। ये हार गए, जब ये हार गए ना, तो गांधी जी इसे क्या कर लिए, अपनी व्यक्तिगत हार माना और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना अलग से चले गए, और ठीक है, अलग से मतलब अलग हो गए। हालांकि इसी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से जो था ना अध्यक्ष पद के इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। कौन, बोस, सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द फेवरेट, यस, ये वाला सर रहेगा ना, बोस, ठीक है। बोस क्या कहती है, इस्तीफा दे दिए, और जो बोस इस्तीफा दे दिए तो उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया। कौन सा पार्टी, बताओ, पार्टी का नाम क्या था, मैं भूल रहा हूँ, नेशनल फ्रंट, क्या नाम था यार उसका, मैं भूल रहा हूँ उस पार्टी का नाम, ठीक है। तो देखिए, तो त्रिपुरी अधिवेशन हो गया, चिदम्बरम पिल्ले हो गए, उस पार्टी का नाम आपको याद होगा ना, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है। वो अब देखना, जो मैं डिस्कस कर रहा था इस पार्टी पे, बोल्शेविक पार्टी पे, इसके जो संस्थापक थे ना 1939 में, 1939 में कौन थे, निहरानंदू दत्त मजुमदार थे। निहरानंदू, बहुत थोड़ा सा टेढ़ा नाम है ना, निहरा निहारेंदु मजुमदार थे। कौन थे, दत्त, निहरानंदू दत्त, सॉरी, निहरानंदू दत्त थे, ठीक है, आगे मजुमदार भी रहेगा, मजुमदार। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1939 में। इसमें सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित नहीं थे। ओके, याद रखना इसे। बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना निहरानंदू दत्त मजुमदार ने किया था, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अपने इस पे, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस पे अगर हम आए तो इसे लिखेंगे यहाँ, ओके। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लेबर स्वराज पार्टी, इससे जुड़े थे क्या, सुभाष चंद्र बोस। 1925 में हुआ था ना इसकी स्थापना, लेबर स्वराज पार्टी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है, लेबर स्वराज पार्टी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, बंगाल में। कौन, मुजफ्फर अहमद काजी, बोलो, काजिन उल इस्लाम, ओके, मुजफ्फर अहमद काजिन उल इस्लाम। कब, 1925 में, 1925 में। कब, कौन कौन किए थे, बोलो, मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, यार जगह नहीं इसमें, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ना, मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद। और दूसरा कौन है, बताओ, काजिन उल इस्लाम, काजिल उल इस्लाम। और तीसरा कौन थे, हेमंत कुमार, हेमंत कुमार, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारे जो ये क्या हो जाएगा, तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इससे नहीं जुड़े थे। तो हम किसके साथ जाएंगे, 1 और 4 के साथ, 1 और 4, ऑप्शन ए राइट आंसर। हमें क्या चुना था, सही चुना था। तो इस आधार पे हमने इसमें क्या पढ़ा, बताओ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना, ठीक। ये इंडियन लीजेंड्स और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। इंडियन लीजन के तो वो संस्थापक ही थे, उन्होंने संस्थापना किया था, कहाँ पे, जर्मनी में किया था ना, जर्मनी में किया था, ठीक। और
बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? निहारेंद्र दत्त। ठीक है ना, याद रखना 1935। देखो यूपीएससी में ना निहारेंद्र दत्त डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? निहारेंद्र दत्त। इस ऑप्शन में रहेंगे। लेकिन यूपीएससी में डेट पूछ लेगा डायरेक्ट, डेट ऐसे मैचिंग करने के लिए। इस बार डेट पूछा था पिछली बार। ठीक है, कब हुआ था? पिछली बार हुआ था ना, इस बार आई थिंक जून में। ठीक है, 12 जून को ना। तो ये क्या हो गया? निहारेंद्र दत्त हो गए इसके संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लेबर स्वराज पार्टी 1925 कौन? मुजफ्फर अहमद, काजिन उल इस्लाम, हेमंत कुमार, ये तीनों लोग थे। और हम इसमें क्या सीखे हैं? त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? बोलो। ये अच्छा बताओ, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ ना, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, याद रखना। और जो ये हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में जाने, महात्मा गांधी के बारे में जाने, उनका जो प्रतिनिधि थे चिदम्बरम पिल्लई थे, वो हार गए महात्मा गांधी ने से अपना व्यक्तिगत हार माना और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट नहीं, हम इसी पे बस 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, हमने वावेल योजना के बारे में जाना। वावेल योजना कब आया था? 1945। इसी को शिमला समझौता भी कहा जाता है ना। उसमें गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड वावेल थे। ठीक है, अब लॉर्ड वावेल से संबंधित हमने वीटो पावर को देखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, सबका उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, सबका उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। ओके, अब देखो वावेल योजना विधानसभाओं का विस्तार किया गया, मतलब बोला गया क्या? तो ठीक है, विशेष अधिकार को हमने देखा। चलिए, तो ये याद रखना ना। अब वीटो पावर हमने देखा। ओके, और हाँ, एक चीज़ और देखा, कैबिनेट मिशन। क्या देखा? कैबिनेट मिशन। इसे तो भूलना नहीं, इसे कैबिनेट मिशन। हाँ, इसे याद भी रख लेना, क्रोनोलॉजी कैबिनेट। यार इसमें राइटिंग बन नहीं रहा। कैबिनेट मिशन ना, कैबिनेट मिशन। ओके, ये याद रखना। तो ये क्या कैबिनेट मिशंस को हमने देखा कब आया था? यानी कि शिमला समझौता के बाद आया था। शिमला समझौता मतलब वावेल योजना के बाद आया था। ठीक है, उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को क्या कर दिया गया? ABC 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। आई थिंक मैं सी वाला का डिस्कस नहीं किया होना शायद इसमें। सी इसमें जो था ना, पंजाब नहीं, पंजाब इसमें था, बी वाले में था ना, पंजाब इसमें आएगा। पंजाब को भी इसमें रखा गया था। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं अपना जो हमने क्या कर रहे हैं, हम ओवरव्यू कर रहे हैं ना, कि देख रहे हैं कि हमने क्या इसमें पढ़ा। हम इसमें क्या पढ़े? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों के बारे में जाने, उनकी विचारधारा के बारे में जाने हैं। नरमपंथी के नेता कौन थे? और फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। गरमपंथी के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये गरमपंथी से संबंधित है। गरमपंथी जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व करना चाहते थे किसमें? आंदोलनों में। ठीक है, और जबकि ये नरमपंथी जनता को मतलब योग्य नहीं समझते थे, वो इन्हें प्रशिक्षित करना चाहते थे, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना चाहते थे। किनको? जनता को। ठीक है, वो बस अपना जो जो ये था ना, अपना ये इसको बुद्धिजीवी वर्ग, जो मतलब जो बड़े लोगों को, उन्हीं लोगों को युद्धों में इन्वॉल्व करना चाहते थे। देखना, तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आप किसके साथ जुड़े हैं? सत्येंद्र मौर्य के साथ जुड़े हैं। क्या करने के लिए? सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्या करने के लिए बताओ? सेल्फ स्टडी करने के लिए ना। क्या करने के लिए? सेल्फ स्टडी करने के लिए। सेल्फ स्टडी विद सत्येंद्र। ठीक है, मैं आपका दोस्त आपके साथ बना रहूँगा आपके सक्सेस तक। नॉट ओनली टिल योर सक्सेस, आई विल विद यू टिल लाइफ। ठीक है, ओके। तो ये आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह के हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, इसमें हम किस लिए सीखेंगे? UPSC, UPPCS, UPPSC प्लस नेट एग्जाम्स के लिए हम क्या पढ़ेंगे बताओ? हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो ना हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री। ठीक है, प्लस हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे एग्जाम आने से पहले ही ना, हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 2023, याद रखना 2023। ठीक, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड
कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।